ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। एशियाई तरक्याती बैंक ने जी हुकूमत पाकिस्तान को ये नोटिस दिया है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हमसे कर्ज लेते हैं तो हर साल उस प्रोजेक्ट का ऑडिट होके उस ऑडिट की रिपोर्ट हमारे पास जमा होनी चाहिए, वरना हम कर्ज का बाकी हिस्सों का इजरा जो है वो रोक देंगे। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से गवादर मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद को हुकूमत बलोचिस्तान के हवाले कर दिया गया। और दूसरा, जिस तरह के दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज जो है, ऊंचा ब्रिज, वो कश्मीर में बनाया गया है, जिसकी हाइट जो है एफिल टावर से भी ज्यादा है। तो कश्मीर में दर हकीकत जब से वो उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, वहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो रही है इसमें। और माशी बहरान की मौजूदा सूरत-ए-हाल में शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के बाद आसिफ अली ज़रदारी का बतौर सदर इंतखाब अहमियत का हामिल है, क्योंकि आईनी एतबार से मुल्क के दो सबसे बड़े ओहदों पर अब दो ऐसी शख्सियात बरजमान हैं जिन्हें उनकी मुफाहमती और अदम टकराव की पॉलिसी की वजह से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया की कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसको पाकिस्तान ने ठगा ना हो। यही कारण है कि एशियन डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को फरमान सुना दिया, यदि पाकिस्तान किसी प्रोजेक्ट को करता है तो उसको उसका ऑडिट चाहिए, उसके बाद ही पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से दूसरे बैंकों को ठग करके अपनी आवाम पर पैसा ना लगा करके सारा पैसा आतंकवाद की गतिविधियों पर खर्च किया है। यही कारण है कि पाकिस्तान की हर एक हरकत से हर कोई वाकिफ हो चुका है और पाकिस्तान को कर्ज लेने में कठिनाई हो रही है। तो वो जनाब ये है जी ऑडिट प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपने हमें नहीं दी तो हम रोक देंगे। ये उनका एक वफ्द आया था अक्टूबर से लेके नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर में आया था, हफ्ता 10 दिन के लिए आता है। तो उसने आके हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए थे, तो उन्होंने ये बात जाके वहाँ पे अपने अदारे को बताई है और उसने आज कोई प्रेस रिलीज जारी की है जिससे कोई शक नहीं है। बल्कि मुझे हमेशा इस चीज़ का एहसास होता है कि वहाँ जब सारे हालात ठीक होंगे तो आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए परेशानी का मौका होगा, टाइम आने वाला है। बल्कि जो एक सबसे बड़ा इस वक्त इशू आ रहा है आपका, कि आपके वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ उठाते ही पहला जो उन्होंने स्टेप उठाया है, IMF को ग्रीन सिग्नल दिया है, उनके बातचीत शुरू की जाए उनसे। तो एक जो महंगाई का तूफान आएगा, IMF आपका बजट बनाएगा, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि पेट्रोल, गैस और आपकी पेट्रोल और गैस और डीजल की प्राइसें बढ़ा दी जाएंगी। जब वो बढ़ेंगी तो आपकी हर चीज की प्राइस बढ़ेगी और उसकी चीखें कश्मीर से भी सुनी जाएंगी। तो आप उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? आपके भी हालात खराब होने वाले हैं मजीद महंगाई के हवाले से। दूसरा, अब वो जो IMF की पहली कंडीशन है कि आपके जो बड़ी कॉरपोरेशंस जो नहीं चल रही हैं, जिस तरह PIA है, जिस तरह स्टील मिल है, उसको प्राइवेटाइज करें। तो जाहिर है जिस तरह आप माजी में करते हैं चीजें को फ्रंटमैन अपना ही सामने रख के, ये आपके जो रूलिंग एलीट के लोग हैं ये उसको ले लेंगे, किसी अपने भाई भांजे को कंपनी बना के देखेगा, क्योंकि आपके अंदर फेयर चीज तो चलने से आप बिल्कुल कासर हैं जिस तरह के। और दूसरा, एक IMF के हवाले से आपने बात की है, IMF ने हमारे मुर्शद साहब को कह दिया है एब्सोल्युटली नॉट। उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है सामने कि हम सियासी चीजों के साथ डील नहीं करते। मैं हैरान था कि जब इन्होंने IMF को लेटर लिखा था, खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, सारा दिन वकील उनके सामने दरबार लगा के बैठते हैं, उनको ये नहीं पता था कि IMF गवर्नमेंट से डील करती है, अपोजिशन से एडवाइस नहीं लेती, बल्कि गवर्नमेंट के साथ भी डील करती है अपनी मर्जी से, अपनी टर्म्स के ऊपर। और वो टर्म्स जो है आपने कोई ना कोई चीज, मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि IMF गुर्दे लिखवाती है कंट्रीज के, तो वो गुर्दे आपके 250 मिलियन लोगों के हैं। खान साहब का उसमें कोई लेना देना नहीं था। पता नहीं क्यों खान साहब ने ये इतनी तकलीफ की है और अपने हालात, अपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट से मजीद खराब कर लिए। पहले भी इसी तरह की हरकत की थी इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, 2 चीफ मिनिस्टर्स को जो ऑडियो लीक हुई थी, वो कह रहे थे कि आप लेटर लिखें IMF को कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट का मैटर होता है। लेकिन खान साहब पता नहीं ये किस तरह के दरहकीकत जन्नात के हवाले से चलते हैं। किसी काले जादू का रिजल्ट था कि किसी ने कहा होगा कि आप लेटर लिख दें IMF को, हो सकता है चल जाए वो, लेकिन वो तीर नहीं चला है। उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया IMF वालों ने। उन्होंने कहा कि भाईजान हम एब्सोल्युटली नॉट, हम अपोजिशन से डील नहीं करते, हम गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं। और आजकल जिस तरह के आपके हालात, थोड़ा सा भारत के साथ अमेरिका स्लो डाउन हुआ है, जिसका आप फायदा उठा रहे हैं।
और तीसरा, ये खबर मैंने कहीं से सुनी है कि आप यूक्रेन को असला प्रोवाइड करने की आपकी कमिटमेंट है और उससे IMF आपको दूसरी तरफ से कर्जा देगा। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा आरजू, आपका ये तकरीबन 70 बिलियन से ज्यादा आपका कर्जा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप वापस इसको पे किस तरह करेंगे, इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरे दर हकीकत जब कर्जे की किस्तें देने के लिए कर्जा लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही होता है, लेकिन अब आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया इन रिसेंट अरसे में, और किसी के पास प्लान भी मौजूद नहीं है कि हमने सर्वाइव किस तरह करना है। तो मजीद कर्जा लेना सोल्यूशन नहीं है। कर्जा वापस ना देने की सलाहियत ना हो, कोई रिफॉर्म आप ना कर रहे हो, कोई आप अपनी कौम को पढ़ाने के लिए कोई कोशिश ना हो, आप लग्जरी गुड को इंपोर्ट करने में उस पर पाबंदी ना लगाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन गंदम इंपोर्ट करते हैं। आप डिफेंस पे, मैं दूसरा IMF के हवाले से जब बात हुई है तो उस पर यह भी बताना चाहूंगा कि आज मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है, 17% जो है शेयर वो अमेरिकन का है IMF के अंदर, तो जाहिर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है। भारत की अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं कितना और इसीलिए अब ये सवाल अहम है कि क्या ये नया सेटअप मुल्क को सियासी और माशी दलदल से निकालने में कामयाब हो सकेगा या नहीं, वो भी ऐसे वक्त में कि जब इस सेटअप की साख पर कानूनी, सियासी और अखलाकी तौर पर संजीदा सवाल उठ रहे हैं। अहम बात यह कि 18वीं तरमीम के बाद वैसे तो सदर मुमलिकत का ओहदा अलामती हैसियत रखता है जिसका पॉलिसी या फैसला साजी में कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन हालिया इंतखाबात के बाद जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के दरमियान इक़्तिदार की तकसीम हुई है, उसमें सदर जरदारी का सदर मुमलिकत बनना अहम है। अहम बात यह है कि आज जब आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत के साथ सदर मुंतखब हुए हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, मगर आसिफ जरदारी जब 2008 से 2013 तक पहली बार सदर बने थे उस वक्त वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नून लीग अपोजिशन में थी, और इस दौरान मुतादिद मौक़ों पर आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के रॉन्ग साइड पे थे, जबकि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पर खड़ी नजर आई। 2008 में सदर बनते ही जजेस की बहाली में ताखीर का मामला सदर आसिफ अली जरदारी और नून लीग के दरमियान महाजराई की वजह बना था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के इम्पीचमेंट और 60 बरतरफ जजेस की बहाली के मुआहदे के नतीजे में ही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। मगर सदर बनने के बाद आसिफ अली जरदारी इस मुआहदे से पीछे हट गए और कहा कोई मुआहदा कुरान या हदीस नहीं होता, जिस पर नून लीग ने एहतजाजन इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की। और फिर फरवरी 2009 में पंजाब में गवर्नर राज के नफाज के बाद नून लीग और वकला ने लॉन्ग मार्च का आगाज किया, और फिर मार्च 2009 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी की मुदाखलत के बाद सदर आसिफ अली जरदारी जजेस की बहाली पर मजबूर हुए। सदर आसिफ जरदारी ने एस्टैब्लिशमेंट, वकला और सियासी जमातों के दबाव के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समेत दीगर जजेस को बहाल तो कर दिया, मगर उसके बाद यही तनाज़ा मुंतखब हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजराई और जुडिशल एक्टिविज्म के नए दौर की इब्तिदा की वजह बना। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपनी बहाली के बाद 79 सुमोटो केसेस लिए थे, जिसने हुकूमत को अमली तौर पे मफलूज करके रख दिया था। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NRO के कानून को कलअदम करार दिया था, जिसके बाद स्विस हुकाम को सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ खत ना लिखने के मामले पर एक नई कानूनी जंग शुरू हुई, जिसके नतीजे में यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत की सजा में वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा था। अदलिया से महाजराई के अलावा मेमोगेट स्कैंडल सदर आसिफ अली जरदारी और उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी की एक और वजह बना था। कहा जाता है कि उस वक्त आसिफ अली जरदारी इस हद तक दबाव में थे कि वो रात को सोते हुए अपने सराहने बंदूक रख के सोया करते थे। मगर मेमोगेट स्कैंडल की तहकीकात के लिए बनने वाले सुप्रीम कोर्ट की कमीशन, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे, उन्होंने इस मामले में हुसैन हकानी को रियासत से गद्दारी का मुर्तकब ठहराया था, मगर आसिफ अली जरदारी को क्लीन चिट दी थी। और
तो दोस्तों साथ ही भारत ने आईएमएफ को भी खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ पैसे भी संभल के दे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज आईएमएफ से जो पैसा मिलता है उसको अपनी आवाम पर खर्च ना करके बल्कि आतंकवाद की गतिविधियों पर खर्च कर देती है, जिससे पाकिस्तान की आवाम फिर से वहीं की वहीं भी रह जाती है। जिस तरह से पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार बार बार आईएमएफ से कर्जा ले रही है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा बल्कि आतंकवाद की गतिविधियों पर खर्च किया जा रहा है, जिससे भारत ने आईएमएफ को आगाह कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा आईएमएफ से मिलना आसान है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की गोद में जा बैठा है। यही कारण है कि भारत चाहकर भी हमें पाकिस्तान को पैसे नहीं रुकवा सकते, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत यही रही है दुनिया में कि ये हमेशा से भीख के टुकड़ों पर ही पलते हैं। जिधर से पैसा मिलता है पाकिस्तानी उधर को ही भाग जाते हैं, चाहे वो चाइना हो या फिर अमेरिका। जिस तरह से पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका की गोद में जा बैठा है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी कितनी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से दुनिया में कर्जे ऐंठने के जुगाड़ में ही रहता है। जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की जी हजूरी कर रहा है और चाइना इस वक्त पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान ने अनदेखा कर दिया, उससे पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।